दादा भगवान एक ज्ञानी पुरुष हैं, होलिस्टिक साइंटिस्ट हैं। कभी उन्होंने प्रवचन नहीं दिया और दुनिया भर में घूमकर आए, लोगों ने अलग अलग प्रश्न पूछे, सभी के दुखों का समाधान उनके माध्यम से हुआ। सभी को, किसी के छोटे दुख है, किसी के बड़े दुख है, ठीक है ना। तो उनकी चर्चा हुई जयंती भाई शाह साहब से। जयंती काका शाह मुंबई के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और उन्होंने नोट्स लिख लिए कि दादाजी ने ये बताया। सबकी सब रहस्यों की बात थी कि मेरे जीवन में पैसा कब आए, हेल्थ कैसी रहे, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हों, मन शांति कैसे मिले, मेरे जीवन के विघ्न कैसे जाएं। हमने जो एक्टिविटी की ना, तो आपने जो लिखे हैं तो नॉर्मल रेंज में वो हमारे संसार के दुख है ही, और इसीलिए उन्होंने फिर संसार विघ्न निवारक त्रिमंत्र दिया, जिसकी बात हमने सुबह की। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं और आपको सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक लिविंग, अलग अलग टॉपिक्स के, बहुत दिलचस्प हैं और आप बहुत पुण्यशाली है। मैं कहूँगा ज़रूर कि देखिए, आपको किसी न किसी कर्म का, पुण्य का उदय हुआ, आप इधर खींचे चले आए और ये सेशन आपके हिस्से में आ रहा है। लाला भाई पटेल साहब ये सेशन लेंगे, आनंद लीजिए। आपके प्रश्न है तो खुल के पूछिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाला सर, ओवर टू यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चाय हो गई बराबर, सेशन भी हो गए। अब ये सेशन आपका जब प्रोग्राम बना रहे थे तो प्रोग्राम डिज़ाइन होती है, क्योंकि कई लोग दूसरी बार आ रहे हैं, करीब 30 लोग। हमने सोचा कि प्रोग्राम कंटेंट क्या रखें, तो ये सेशन हमने ऐड किया। और महीने में कितने दिन होते हैं? एक जवाब नहीं है ना, महीने में कितने दिन होते हैं। अगर मैं कहूँ कि फरवरी में कितने दिन होते हैं तो भी 2 जवाब है, नहीं? तो किसी चीज़ का एक जवाब मिलना मुश्किल है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि हाउ शुड वी प्रेजेंट दिस। तो 29 पॉइंट्स हमने निकाले, 29, ठीक है। आप इसमें से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिखना है तो पॉइंट नंबर ही लिखना, 1 और इसका नाम। बाकी ये पावर पॉइंट आपको दे रहे हैं, आपके ग्रुप में रख देंगे, ठीक है। नथिंग इज कॉन्फिडेंशियल, राइट। और एक आपको बुक भी यहाँ रख देंगे। ये जो बुक है, जो चंद्रकांत जी ने आपको बात की, उसका 2 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। ओरिजिनल वॉज इन इंग्लिश और उसका टाइटल था अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। अब मैं बैंकर हूँ प्रोफेशन से। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज एन ऑफिसर आई ज्वाइन, एंड मैंने 33 years आई did my job as a banker in various roles, nearly 10 roles, right. वो 10 में से 3 रोल मेरे फैकल्टी के थे, ओके। तो आई एम फ्रॉम योर कम्युनिटी। मगर आप बच्चों को पढ़ा सकती हो, मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं एडल्ट लोगों को पढ़ाता था, ठीक है। तो ये है हमारी बात। और बच्चों को पढ़ाना एडल्ट को पढ़ाने से मुश्किल है, ये मैं पूरी तरह से समझता हूँ। मगर ये तो सब एडल्ट ही है ना, जो पढ़ाने वाले हो तो एडल्ट है, तो वो मेरे लिए कन्वीनियंट है। सबसे पहले तो आपने वो चिट्ठी में आपका फीडबैक दिया, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। वीकली हमने देख भी लिया।
मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है इसका मुझे कोई अनुभव नहीं है, राइट? कि शिक्षक शिक्षिकाएं प्राइमरी स्कूल में क्या क्या उनको समस्याएं होती है, ठीक है ना? तो इससे थोड़ा हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि ज्ञान दोनों तरफ से इसकी आपले होनी चाहिए। आप इस सेशन में जितना पढ़ोगे, इस सबसे ज़्यादा मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना? इतने लोगों से कुछ ना कुछ आया। तो पहला तो मैंने आपका गुरु दक्षिणा ले लिया, हाँ, चिट्ठी में आपने भेज दिया कि भाई ये है, तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है ना? तो ये पुस्तक का हमने 2 भाषाओं में ट्रांसलेट किया और अमेज़ॉन पर भी इंग्लिश तो रख दिया है, गुजराती की भी शायद 3 या 4 उसकी एडिशन हो गई। ये हम लोग तीनों भाषाओं में पुस्तक यहाँ रखेंगे। कल आप जाते वक्त आपको जो भी चाहिए आप ले लेना, ठीक है? उसका कोई मूल्य नहीं, आप पढ़ो बस, ठीक है ना? क्योंकि आप कई लोगों से, कई बच्चों से बात करते हो, ठीक है ना? और सब लोग यंग हो आप, तो कई लोग तो 20-25 साल के अंदर के ही हैं। तो आप पूरी ज़िंदगी में आप कितने बच्चों को बात करोगे? तो ये ज़्यादातर कई लोगों को काम लगेगी। इसलिए शिक्षक के प्रति होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर ये समझता है टीम कि शिक्षकों के माध्यम से सद्ज्ञान लोगों को पहुंचना चाहिए। और आप किसी भी गंभीर विषय को, टीचर में क्या खासियत है, किसी भी गंभीर विषय को वो डाइजेस्टिबल बना सकता है, ठीक है ना? वो आप में हुनर है, सब लोगों में नहीं होता है। भले वो मेरिट में हो। हमारे कॉलेज में जो सबसे होशियार लोग थे, मेरिटोरियस प्रोफेसर, उनको टीचिंग स्किल नहीं थी। हर कोई प्रोफेसर 3rd क्लास में पास हुए, तो इतने अच्छे टीचर, तो हमको वही पसंद थे। तो पढ़ा सकना वो बहुत बड़ी आर्ट है जो आपके पास है। इसके लिए हम ये थोड़ा जो हमें समय मिला है, कुछ न कुछ चीज़ें जो मेरा भी अनुभव है, और कुछ हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि दूसरा अपना अनुभव लिखता है। मानिए कि महात्मा गांधी को आप नहीं मिले हो, अगर आप उनको पढ़ोगे, दैट इज़ एज गुड एज सिटिंग विथ हिम फॉर 1 or 2-3 hours, ठीक है ना? और उन्हें खुद अपनी बातें लिखी है। तो ऐसे पुस्तक भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सब मिला के जैसे देखेंगे हम लोग। तो बुक का नाम हमने, लेखक का नाम ने दिया था अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। हमने उसको, वो लेखक के दामाद ने ही सजेस्ट किया कि उसको सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक लिविंग रखें। तो बात सही थी, क्योंकि वो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना? अब इन्होंने 29 पॉइंट हमने उसमें दिए हैं, कुछ मैंने 2-3 ऐड किए, एक पॉइंट का 2 बनाया, ऐसा करके तैयार किया है। मैं कल से सेशन की तैयारी कर रहा था। तो इसका सीरियल में नहीं समझना आप, ठीक है? क्योंकि आप एक साथ 29 तो बोल नहीं सकते हो, तो आपको 1, 2, 3 ही बोलना पड़ता है। तो 1 डज नॉट मीन 1, समझ गए? और 29 डज नॉट मीन 29. All are of equal importance. This is the first learning, right? ये तो मशहूर है, आप व्हाट्सएप में भी ये इमेज आती रहती है कि वर्किंग वुमन, ऐसे अदरवाइज वर्किंग और नॉन वर्किंग, देयर इज नो नॉन वर्किंग वुमन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? मगर जो कुछ जॉब करती है, इसके लिए हम लोग वर्किंग वुमन शब्द यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन वर्किंग कोई होता नहीं है, राइट? तो उसको दुर्गा के साथ कंपेयर किया है कि दुर्गा के 8 हाथ है। ऐसे वर्किंग वुमन के भी कई हाथ होते हैं,
सब जगह पर एक देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी और कुदरती प्रकृति की रचना है। अगर आप उसका अभ्यास करोगे तो पता चलेगा कि आज हमने छोले पूरी खाई, ठीक है ना, उसकी कैलोरी आप कैलोरी के हिसाब से गिनो तो उतनी कैलोरी हर एक को नहीं मिलती है। कैलोरी का जो सिद्धांत है वो खोखला है, ठीक है ना। थोड़ा समझ आता है कि चलो दूध के बजाय मक्खन में ज़्यादा कैलोरी है, वो ठीक है, मगर इसमें से कितनी मिलेगी वो व्यक्ति की पर्सनल बायो एफिशिएंसी पर आधारित है, उम्र पर आधारित है, मूड पर आधारित है, सीजन पर आधारित है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर में एक लीटर पेट्रोल इतने किलोमीटर चलेगा, ऐसा यहाँ पर नहीं है, पर लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है। मगर एक ऑफिशियल रिसर्च है कि जेंट्स और लेडीज़ अगर उनकी बायो एफिशिएंसी कंपेयर की जाए तो लेडीज़ की बायो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एक केला मैं खाऊं और एक केला लक्ष्मी बहन खाए तो उनको ज़्यादा कैलोरी मिलेगी। देखो प्रूव वन। एक कई लोगों को, आप में से किनको ख्याल नहीं था, ये पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, ऐसा है कोई? सबको पता है ना, हाँ, कि एक किसने किया तो कुदरत का वो करिश्मा है, कुदरत का गिफ्ट है कि लेडीज़ को आखिर में खाना होता है सब कई बार, ठीक है ना। मगर जो प्रकृति है, प्रकृति माता सबका ख्याल रखती है, ठीक है ना। तो हम अकेले नहीं हैं। पहला ट्रूथ क्या है? मैन इज़ द गेस्ट ऑफ नेचर। ये बिल्कुल दादा भगवान ने कहा है और कई फिलोसोफर ने, ग्रीस में भी किसी ने कहा है, मैन इज़ द गेस्ट ऑफ नेचर। सिंपल है ना। इस बारे में आप सोचना, जब भी टाइम मिले तो सोचना कि सनातन सत्य है। नॉट ओनली मैन, एवरी लिविंग बीइंग इज द गेस्ट ऑफ नेचर। समझिए, मनुष्य तो कितने हैं? कम है ना, 700 बिलियन। इतने तो इतनी मिट्टी में होते हैं, ठीक है ना। तो कितने सारे जीव है, मगर सबको खाना मिलता है। तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर गेस्ट ऑफ नेचर। तो दादा भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों है शुक्ला साहब? बिकॉज उनमें आत्मा है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, चाहे भले ही सोया हुआ हो, लेटेंट हो, कहीं में अलग अलग जागृति होती है, मगर बिकॉज आत्मा इज देयर, उसके जो शरीर जिसको जो मिला कर्म के हिसाब से या इवोल्यूशन के हिसाब से, उसके हिसाब से उसको खाना मिलता है, ठीक है ना। दरिया में कितने जीव होते हैं, ठीक है ना। वहाँ का गेहूँ बाजरा कुछ नहीं है, पर चलता है या नहीं चलता है। तो एक चीज़ है, हर एक को खाना मिलता है। मैन इज़ द गेस्ट ऑफ नेचर। इट इज़ ए ग्रेट रियलाइजेशन। आप देखिए, आप लोग यहाँ आए हैं, आप टिफिन लेके आए हैं? इसमें से कौन टिफिन लेके आए? कोई नहीं लाया है, ठीक है ना, बिकॉज यू आर गेस्ट। समझ गए ना। तो ये आपको क्या खिलाना है, किस समय, इसके देर आर पीपल, हाँ, लाइक सी इज योर होस्टेस लक्ष्मी बहन, उसको चिंता है, चंद्रकांत जी को चिंता है, आपको कोई नहीं है। ये बहुत, जब भी कभी भी आपको कुछ भी दुख महसूस हो, इतना याद रखना है कि मैन इज़ द गेस्ट ऑफ, आई एम द गेस्ट ऑफ नेचर। दिस इज द ट्रूथ थिंग। इमेजिनेशन नहीं है, ठीक है ना। कई उसके एग्जाम्पल है। मैं कोई एक पुराण में पढ़ा से भाई विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का कुछ है कि बल्कि मैं सभी जीवों का पालनहार हूँ। विष्णु तो पालनहार है ना। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे तो कैसे हो सकता है, इतने सारे जीवों को हाउ डू यू मैनेज करे ना, इतना हमें 5 जन की खाना बनाए तो तकलीफ होती है। तो नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ।
ठीक है ना। तो उन्होंने एक जंतु जा रहा उसको पकड़ के एक डिब्बे में बंद कर दिया। राइट, अब देखो इसको कहाँ से खाना मिले, मैं डिब्बी मेरे पास रखती हूँ ठीक है ना, कहाँ से मिलेगा उसको। भगवान ने कहा ठीक है। 2 दिन के बाद उसको खोला तो जिंदा था और अंदर एक चावल का दाना था। ठीक है, तो चावल जब लक्ष्मी जी ने डिब्बे में जंतु रखा तब यहाँ से गिर गया, चावल था उनके टीका लगाया हुआ था, वो गिर गया, वो बच गया। वो ऐसे कुदरत ऐसा बहुत, आप ध्यान से देखोगे ना कहीं तो आपको पता चलेगा कि हर एक जीव का पोषण कुदरत में होता रहता है। ये मैन इज़ द गेस्ट ऑफ नेचर बहुत बड़ा ट्रूथ है जो दादा भगवान के ज्ञान में प्रकाशित हुआ और सत्य है। आप खुद भी आपकी पिछली जितना साल गुजर गए उसमें भी आप देख लेना कि ठीक है ना। तो ये एक सिंबल है दैट यू हैव द कैपेसिटी, इफ यू आर born as a lady you have the capacity like a Durga to handle whatever comes in your way। ये है कैपेसिटी, इसके साथ ही आती है। राइट, जैसे कि हमने बायो एफिशिएंसी की बात की, इसकी कई चीज़ें हैं जो हमें मालूम नहीं है। तो सोचना नहीं कि मैं स्त्री क्यों हूँ या मैं पुरुष क्यों हुआ, मैं मनुष्य क्यों हुआ, ऐसा सोचने का कभी नहीं है। राइट, जो हूँ सो। तो पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। आप देखिए कि आज हमने जो मेनू रखा, मुझे पता चला कि आपको पूड़ी मिलने में देरी हुई। ठीक है ना, इतनी पूड़ी वो वहाँ पर बन नहीं पाई जितना स्पीड आपका खाने का था। अब हमारी कैटरर की भावना क्या थी, आपको गर्मा गर्म चीज़ देना है। तो भावना में तो किल्लत नहीं है, ठीक है ना। उनकी भावना थी, नहीं तो वो 3 घंटे पहले कर सकती थी कि नहीं मुझे सबको गर्मा गर्म देना है। तो ऐसा चीज़ होता है कि बराबर, अगर उस वक्त वो संजोग अनुसार वो एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरी बार HSRC में नहीं आना है। इन लोगों को कुछ कैटरिंग का मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है ना, ऐसा हो जाता है अंदर से संजोग ऐसा। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा एडवांस में पूड़ी बनाने का शुरू करने का कह दिया है। ठीक है फिर आप नहीं कहना कि थोड़ी ठंडी आ गई, ठीक है ना इतनी ठंडी नहीं होगी, एक घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, अब ये बहुत सबसे बड़ी मुश्किल है ये एक्सेप्ट करना। हमेशा कोई भी चीज़ आप देखो, ठंडी है तो अरे इतनी ठंडी, गर्मी है तो इतनी ठंडी, इतनी गर्मी, इतनी बारिश, हम कभी कोई कुछ भी हो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है ना, ये पहला दुख का ये कारण है। वो हमने किया नहीं है, वो उसका कोई हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं कि कितना टेम्परेचर रखना। राइट, तो ऐसी कई चीज़ें हैं। तो एक्सेप्टेंस से क्या होता है कि पूरा शरीर मन वचन शांत हो जाता है कि इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। ठीक है ना। जैसे आपको क्या है, शाम को क्या खाना है, आपको चिंता है। अगर आप यहाँ नहीं आई होती तो चिंता होती, ठीक है ना कि क्या बनाऊंगी, कब बनाऊंगी, कब घर पहुँची, ये सब होता है ना। तो ऐसे संजोगों के हिसाब से तो एक्सेप्टेंस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वाई, बिकॉज हमारा ज़्यादातर जीवन कुदरत मैनेज करती है। अब ये ध्यान में न रहने से हमें एंग्जाइटी बनी रहती है कि मुझे करना है, आप कर नहीं पाते हर चीज़। राइट, क्योंकि कुदरत कभी न्याय से विपरीत आचरण नहीं करती है, नियम है। कुदरत किसी के प्रति पक्षपात नहीं करती है। हम कुदरत कहो, भगवान कहो, तो कुदरत को मतलब कि हम नास्तिक हैं। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भगवान की सत्ता को भी मान्य नहीं करते हैं, कुदरत की सत्ता को भी मान्य नहीं करते हैं, और भगवान को एक तरह से कर्ज करते, गाली देते हैं कि तुम पक्षपाती हो, इसको क्यों ये हुआ और मुझे क्यों ऐसा। ठीक है ना, वाई मी। राइट, 3 बहनें हैं, तीनों बहनों का अलग अलग जगह पर विवाह होता है, ठीक है ना
अलग अलग कंडीशन होती है, क्यों मुझे ऐसा है, उसको क्यों, ये सब है ना। तो लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस सेज दैट भगवान अन्याय नहीं करते हैं, कुदरत अन्याय नहीं करते, भगवान खुद कुछ नहीं करते, समझ लीजिए। एक लेबर भी कुछ नहीं करेगा तो भगवान क्या लेबर करेगा, उनकी कुदरत है, ठीक है ना। सब कुदरत ऑटो मोड पर चलती है, वो चलने से मगर उसमें अन्याय नहीं है, पक्षपात नहीं है। अब ये नहीं समझने से कुदरत का गुना लागू होता है। देखिए एक के बाद एक देखिए, तो हमने क्या कहा, जो निष्पक्षपाती है उसको हमने क्या कहा, पक्षपाती है। तो आरोप हुआ ना, आरोप दिया ना, उसका पाप लगता है, देखो राइट। तो इतने दुख तो थे, पर एक एक्स्ट्रा दुख उत्पन्न हुआ कि हमने भगवान को पक्षपाती माना, कहा, ठीक है ना। इससे हमें उसकी सज़ा मिलती है समझ लीजिए, ठीक है ना। किसी को भी कोई मिनिस्टर, कोई पुलिस वाले को बोलो तुम ऐसे हो, तो मिलती है ना, सज़ा मिलती है, मिलती है। जज को बोलो तो क्या होता है, कोर्ट में जाओ और फिर जज को बोलो कि साहब आप तो पक्षपाती हो, क्या होता है, इमीडिएटली ही विल कन्फाइन, पुलिस वाला बोला उसको जेल में डाल दो एक दिन, या तो कोर्ट चलती है तब तक उसको बिठा दो, ठीक है ना। तो क्योंकि वो निष्पक्षपाती है तो नहीं कहना है, ठीक है। अगर ऐसा सोच में आ गया तो उसको फिर माफ़ी मांग लेनी है भगवान की कि मैंने आपको पक्षपाती माना, इसकी मेरी गलती है, ठीक है ना। और भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है आत्मा, वो हमारे अंदर है, किसी और बाहर प्रार्थना कर सको तो करो, नहीं करो तो यहाँ तो है ही, ठीक है ना, यहाँ पर ही लगा, सबके अंदर है। तो आपका फ़ोन तुरंत पहुँच जाता है। तो दादा भगवान ने क्या सिखाया, अपने आत्मा से प्रार्थना करो, शॉर्टेस्ट रूट प्रार्थना करनी है। अगर आपको कहीं पर श्रद्धा नहीं जमती है, अंदर से, अंदर तो है ना, कि तो हम जिंदा नहीं होते, स्मशान में ले गए होते, हमें स्मशान में लोग नहीं ले गए, मतलब कि हम, हमारे अंदर आत्मा है, निकल जाए तो उठा के ले जाएंगे ठीक है ना, उसमें हमारी कोई नहीं रहती है। तो ये है, तो कभी भी जो भी छोटी 1 सेंटेंस प्रार्थना करती है तो ये है कि हमने ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होता है, नॉन एक्सेप्टेंस, राइट। तो कई तरह का होता है, सबको अनुभव है नॉन एक्सेप्टेंस, एवरीबडी। हमारे ज़्यादातर दुख नॉन एक्सेप्टेंस से ही है। ज़्यादातर लोग, ये लोग मुझे क्यों मिले, ऐसा ससुराल मुझे क्यों मिला, ठीक है ना, ये मेरा एम्प्लॉयर मुझे क्यों मिला, तो लोग, परिस्थिति, ठीक है ना, मैं गरीब घर में मेरा जन्म क्यों हुआ, ठीक है ना, फिर वेशभूषा, ठीक है ना, अपनी नहीं, दूसरे की वेशभूषा हमें नहीं पसंद है उसको पसंद है, तुम्हें तो कहाँ किसने कहा है, ठीक है ना। वेशभूषा के लोगों को ऐसा एकदम स्ट्रांग बायस होता है, नहीं पसंद है मुझे ऐसा, ठीक है ना। तो राइट, फर्नीचर, अब सोफा अच्छा खासा है, अगर किसी ने कह दिया कि मैचिंग नहीं होता है सल्ला बहन, तो तब से आपको ऐसा लगता है नहीं मैचिंग होता है। अरे होता था अभी तक, तो वो आई तो उसने कहा तो आपने मान लिया, राइट। तो फर्नीचर, चीज़ वस्तुएं, रहन सहन के, हाँ, स्टाइल वगैरह, लोगों और परिसरों का दिख खतरनाक होता है, राइट। एस्पेशली लोगों का अस्वीकार, ये सबसे ज़्यादा दुख देता है। ये क्या आप बदल नहीं सकते हो, आपके आसपास जो है वो गिवन सेटिंग है, ठीक है ना, तो नहीं बदल सकते हो। तो अस्वीकार करने से ये प्रॉब्लम होता है। कई बायस होते हैं, कम्युनिटी के होते हैं, रिलीजन्स के होते हैं, अस्वीकार वो ठीक नहीं है, राइट। फिर सब अपने पत्नी, बच्चे, व्यावसायिक साथी का, पड़ोसी, सब कुछ आप समझ लेना है, इसमें बाद में पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अनोखा है, यूनिक। आप इनमें से, हम लोग करीब 100 लोग हैं, किसी का चेहरा एक दूसरे से मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये पूरी दुनिया में आपके जैसा चेहरे वाला कोई मिलेगा?
नहीं मिलता है। भूतकाल में होगा, भूतकाल में भी नहीं होता है। एक मॉडल एक ही बार बनता है कुदरत में, मतलब कि भविष्य में भी नहीं होगा। कुदरत का एक यूनिकनेस का नियम है, यूनिकनेस का नियम। ह्यूमन बीइंग में है ऐसा केवल नहीं है, सभी प्राणियों में, वनस्पति में भी है। अगर आप बायोलॉजी का स्टडी करो तो यूनिकनेस है। नहीं तो एक बरवाड़ है, शेफर्ड, वो होता है ना, बकरों को पहचान नहीं पाएगा कि मेरा है तेरा है, ठीक है ना, वो पहचान लेता है मेरा बकरा नहीं है उसका है, लाइक दैट। तो पूरा यूनिकनेस है। यूनिकनेस की वजह से आप अगर डिसाइड हो कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? उसकी यूनिकनेस को आपने स्वीकार नहीं किया। एक कुदरत का नियम है, ठीक है ना। यूनिकनेस के वजह से ही ये दुनिया में जीने जैसा लगता है। यूनिकनेस की वजह से ही हम बोर नहीं हो जाते हैं। यूनिकनेस की वजह से ही पूरी दुनिया में विविधता रहती है, उत्साह बना रहता है। ये बहुत उसका कुदरत का करिश्मा है, आप देखना। तो यूनिकनेस स्वीकार करने से बहुत फायदा है, ठीक है। तो जैसा है हम अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो इस तरह एक तरह का इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होता है। अब हम हमारी हाइट बढ़ा सकते हैं, घटा भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें हमको किसी ने पूछा ही नहीं है, राइट। तो ये जो है, तो लघुता ग्रंथि हर एक के अंदर, लघुता ग्रंथि बहुत बड़ा दुख है। हर एक के अंदर कुछ न कुछ लघुता ग्रंथि होती है। सबसे पहले अब जब आप अराउंड 25, 30, 35 हो, तो पूरा अन्वेषण करके हमारे अंदर जो भी लघुता ग्रंथि है वो उसको निकालना है, क्योंकि वो हमने क्रिएट ही नहीं किए, ठीक है ना। और यूनिकनेस की वजह से ये है, हम केवल मानते नहीं, उसको समझते नहीं, इसलिए लघुता ग्रंथि आ जाती है, ठीक है ना। चमड़ी का रंग, बाल, कई चीज़ें हैं, हाइट, हाँ, आवाज़, सो मेनी थिंग्स। इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। एक्सेप्टेंस पहला क्या है? एक्सेप्टेंस का पहला रूल, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। अब इसका नियम सुनोगे तो आपको ताज्जुब होगा, क्यों ऐसा है। देखो हम लोग, हाँ, आप सब एडल्ट है तो एडल्ट की तरीके से बात समझने का प्रयत्न कीजिए। जब मैं, वसंत भाई, हम लोग जब हमारी शुक्ला साहब मैरिज की उम्र थी, हम लोग जब आज से 50 साल पहले, तब कोई थीन लड़की है, जीरो फिगर कहते हैं ना, अभी उसका ब्याह नहीं होगा। अरे यार क्या करेगी, लड़का भी ऐसा है, जीरो फिगर, नो वैल्यू, ठीक है ना शुक्ला साहब। अब उस वक्त ऐसे, माने 50 साल पहले, तो आप में से कहीं नहीं होंगे, उस वक्त आप थे पहले पूर्व जन्म में, तो आप शायद जीरो फिगर थी, तो आपने क्या भावना किया कि रुष्ट पुष्ट होना चाहिए। तो कुदरत में वो भावना जमा हुई, और इस बार आप रुष्ट पुष्ट हुए, तो लोगों की मान्यता बदल गई। किसी ने ऐसी फिल्म बना दी कि जीरो फिगर इज बेटर। ये भगवान ने नहीं बनाया है भगवान ने बनाया तो एक ही रहता ना। अब ये उसको मिसमैच हो रही है, अपने आप दुखी हो रही है, ठीक है ना। तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, वो हमारी पूर्व जन्म की मान्यता के अनुसार हुआ है। भगवान कुछ डिसाइड करता नहीं, आप डिसाइड करते हो, और भगवान अपनी सुविधा के अनुसार आपको कुदरत जो कहते हैं प्रोवाइड करती है। तो आप जहाँ भी हो वैसे ही हो। ये अपना टेंडर है, अपना है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक दुखी होते रहोगे, ठीक है। जितना जल्दी समझो उतना फायदा है, क्योंकि कुदरत का कानून है, राइट। ऐसी सब चीज़ों में समझ लेना। मानिए कि आप शिक्षक हो, मैं ये शिक्षक क्या बन गई मैं,
ठीक है ना। वो मेरी साथ पढ़ती थी वो शीला, वो तो बैंक की मैनेजर हो गई, ठीक है ना। अब इसे क्या होगा, कोई फ़ायदा होने वाला है? अब शीला को पूछो, यार मैं बैंकर हूँ, मुझे पूछो, उसको बेचारी को खाना गले से नहीं उतरता है, उसको वैकेशन नहीं मिलता है जैसा आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, मगर हमको सो ख्याल में नहीं आता है ना, हम तो बाहर ही देखते हैं कि कितने लोग सलाम मारते हैं सवेरा, मगर बहुत टेंस होता है जॉब, वो आपको पता नहीं है। तो पूर्व जन्म में आपने देखा है, इसलिए सोचा कि चलो एक सिंपल जॉब चाहिए जिसमें खास कोई कर्म बंधन न हो, ठीक है ना, थोड़ा वैकेशन मिले। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे पास 400 छुट्टियां जमा थी, ठीक है ना। तो रिटायर भी हो गया, जो छुट्टी तो गई सिकनेस की होती है, बराबर, बाकी छुट्टी का तो पगार मिलता है, मगर जो सिकनेस ही है तो गई ना। क्योंकि सिक होते थे फिर भी, बिकॉज आई वॉज ए मैनेजर, मैं सिक होता तो भी गोली खा के नौकरी तो जाना पड़ता है, समझ गए ना, टैबलेट लेके जाना पड़ता है। तो ऐसी सब चीज़ें दूसरों का पूरी हमें पता नहीं है, इसलिए हम ऐसा टेंडर कहते हैं, ऐसा कुदरत में प्रार्थना कर देते हैं कि हे भगवान मुझे अगले जन्म में, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, तो अभी जो है आप, वो आपकी ही चॉइस है, किसी और की नहीं, ये समझना है। एवरीथिंग राइट फ्रॉम योर चिल्ड्रन, हस्बैंड, जॉब, ओके, ये समझ लेना। प्लेस का नाम नहीं है, बट ऐसा प्लेस होना चाहिए, दरिया से नज़दीक हो, शाम को ऐसी हवा आती हो। अब अगले जन्म में नागपुर में थे तो शाम को गरम गरम हवा आती थी, ठीक है। अभी आपको आप सिलवास में हो तो 8 बजे ठंडा पवन आ गया उस तरफ से, दमन की तरफ से, ठीक है ना। तो आपने ऐसा ब्रॉड टेंडर दिया है, ठीक है ना। ये समझने से बहुत सारे, ये कुदरत का नियम है, कुदरत के आगे तो हमारा चींटी का और हमारा एक ही महत्व है, समझ लीजिए। तो सबको उसने जो दिया, मनुष्य में तो ऐसा है, मनुष्य अपना भाग्य विधाता है। जब मनुष्य का जन्म होता है तब वो ये सत्ता आती है उसमें, समझ गए ना। मनुष्य के सिवा किसी जानवर में ये सत्ता नहीं है, संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति मनुष्य में है, जो डार्विन की जो थियरी है आप सब पढ़ाते हो। तो जब पढ़ाई जाती थी तब मुझे हमेशा ये प्रश्न होता था, आपको भी हुआ होगा, कि भाई चलो अमीबा से जर्नी शुरू हुई तो धीरे धीरे करके मनुष्य हो गया, ठीक है ना। बंदर में से लास्ट बंदर था, ठीक है ना। तो मैंने देखा ये दुनिया में कोई एक बंदर तो ऐसा नहीं मिलता है, एक भी मनुष्य के, वो पहले 20 साल पहले बंदर था, अभी मनुष्य है, ऐसा है, एक ही जन्म में होता है। और फॉरेन में तो पुनर्जन्म मानते नहीं है, तो बंदर में से मनुष्य कैसे हुआ, ठीक है ना। अरे वो इवोल्यूशन है तो मनुष्य के बाद क्या इवोल्यूशन होगा? इवोल्यूशन मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरी नहीं थियरी है, वो दादा भगवान कहते कि अधूरी थियरी है, गलत नहीं है, ठीक है। वो मनुष्य में आता है, और मनुष्य में भी देखो, मनुष्य में कितने लेयर्स है, कितने प्रकार के मनुष्य है, लाखों प्रकार के। आप जितना ट्रैवल करोगे पता चलेगा कितनी तरह के मनुष्य है, राइट। दादा कहते 14 लाख प्रकार के मनुष्य है, ब्रॉडली। ऐसे तो एक एक मनुष्य एक प्रकार है, मगर ब्रॉड करो तो 14 लाख। तो ऐसे इवोल्यूशन ऐसा है कि बंदर में से मनुष्य होता है। तो वो हंसने में कहते हैं कि जिसने लिखा वो पहले बंदर था, मतलब कि यूरोप में बंदर से पहले मनुष्य होता है तो कहाँ जन्मता है? अफ्रीका में। पीछे ऐसा करते करते भारत में आते आते उसको लाखों जन्म होता है, तब भारत के नेबरिंग में जन्म होता है, ऐसा करके फिर भारत में जन्म होता है। और भारत में जन्म होता है तब उसको ज्ञान हो जाता है कि मेरा पुनर्जन्म है, ये उसको ज्ञान हो जाता है नेचुरल। और उसको इसमें संकल्प शक्ति के हिसाब से आगे के जो बाकी जन्म रहे फिर वो उसके हाथ में है। अभी नेक्स्ट जन्म आपके हाथ में है, समझ गए ना आप। जैसे संकल्प शक्ति तो मनुष्य में
इतना ही बड़ा ही पावर है। तो हमेशा हमारा मनुष्य का जन्म मिला उसका भी हमें गर्व होना चाहिए। और ख़ास करके भारत में जन्म हुआ तो समझ लेना कि आप दुनिया में, पूरी दुनिया में आपका जन्म हो चुका है, फिर यहाँ आए। ये इज़ ए रूल, ठीक है, ये रूल है इवोल्यूशन का। वो आप जैसे सोचोगे या तो ट्रैवल करोगे तो पता चलेगा, ट्रैवल ज़्यादा करोगे तो ये पता चल जाता है, ठीक है। तो दादाजी कहते हैं कि प्राप्त संयोगों का वो करके, जैसे आपको जो संयोग प्राप्त है उसमें आप एडजस्टमेंट करके ज़िंदगी अपनी बनाओ, राइट। इसके लिए वो कहते हैं जो हुआ सो न्याय, जो बन गया वो कुदरत के हिसाब से होता है, राइट। प्राप्त को भुगत, अप्राप्त की चिंता मत कर। अर्जुन को भगवान ने यही कहा है ना कि तुम्हें अभी युद्ध प्राप्त है, अभी क्यों संन्यास की बात क्यों कर रहा है, ठीक है ना। तो जो प्राप्त है अपना, एंड बाकी क्या है, एडजस्ट एवरीवेयर, एडजस्ट हो जाओ। ये नहीं जानने से कई तरह की प्रॉब्लम होती है। एक हो गया एक्सेप्टेंस, अब दूसरा है अभिप्राय, जो वसंत भाई ने बात की थी, राइट। और कहा था कि मन का जन्म कैसे होता है, तो मन का जन्म कैसे होता है, अभिप्राय से, और अभिप्राय को व्यक्त करने से, लैंग्वेज। तो हर एक का माइंड है, सब में मनुष्य मतलब मन तो है ही है ना। तो मन से ही परेशानी होती है ना। एक ही स्थिति में दो मनुष्यों को अलग अलग सुख या दुख का अनुभव होता है, वो अपने मन के हिसाब से होता है। और वो जो मन है वो पूर्व जन्म का ओपिनियन है। आप सोचोगे, थोड़ा डीपर है, मगर आप सोचो पूर्व जन्म में जो जहाँ हमने सुख माना है या नहीं, ये समझना नहीं है, माना और कहा, ठीक है, कि मरना है तो काशी जाओ, खाना है तो सूरत जाओ। अब आपने मान भी लिया है, तो कहावत है, अगर मान लिया तो फिर यहाँ आओगे तो खाने में आपको मजा आएगी। आपने माना है इसलिए क्योंकि आपका मन ऐसे तैयार हो गया, कोडिंग बोलते थे, कोडिंग हो गया ऐसा, राइट। कहीं भी आपको कितने भी अच्छे बुरे विचार आते हो, इससे कुछ भी डिप्रेस होना नहीं है, क्योंकि वो पूर्वजन्म की मान्यता है, अभिप्राय है, ठीक है ना। तो उसको आप कितने भी सप्रेस करने जाओगे, आप कितने भी योगा प्राणायाम करोगे, वो स्टॉप होने वाला नहीं है। आप जैसे श्वास लेते हो तुरंत मन एक्टिव हो जाता है। तो आप सांस कितनी देर तक बंद कर सकते हो, राइट। तो ये एक अभिप्राय के बारे में है। और इसीलिए किसी चीज़ में अभिप्राय, क्या किसी व्यक्ति के प्रति, हमें कई व्यक्ति के प्रति अभाव होता है, कुछ कारण नहीं, उसने हमारा कुछ नहीं बुरा किया, ठीक है, और कोई व्यक्ति के प्रति सद्भाव होता है, उसने कुछ अच्छा नहीं किया, फिर तो ये अभिप्राय से होता है, पूर्व जन्म के, समझ गए ना। पूर्व अभिप्राय हुआ, फिर आपको ऐसा अभाव होता रहता है, राइट। और ऐसे आपको असर भी होती है। तीसरा पॉइंट है स्व बचाव। हर एक व्यक्ति अपने को सही मानता है या मानती है, सही बात है ना, कि मेरी बात सही है। तो इसके विरुद्ध अगर कोई कुछ भी कहे तो हम अपना बचाव करते हैं, राइट। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब ये बचाव करने में कभी कभी एक्सेसिव हो जाता है, तो फिर उसको सामने वाले को क्या होता है, ऑफेंसिव हो जाता है। हमारा कोई वो नहीं थी मगर वो हो जाता है, फिर वो ऑफेंस डिफेंस वो चक्कर चालू हो जाता है। तो जो जब जिसको हम स्व बचाव कहते हैं, कभी कभी और कई बार दूसरे को अटैक लगता है कि मेरे पर आक्रमण है, एग्रेशन है, एग्रेसिव लैंग्वेज है, इस खाली समझना है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, नौकर का उदाहरण दिया है ना, काम वाले का। आप सबके यहाँ काम वाली होगी, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। सम हेल्पर इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो जब समय पर नहीं आती है, काम में नहीं मन लगाते, और आप उसको डांट दे भी हो, पर कोई फायदा नहीं होता है, फिर
और काम छोड़ भी देती है कि चलो निकल जाओ, भूल गए हम, ऐसे भूल गए कि कल से नहीं आना, और मान कि उसने बंद कर दिया, ठीक है ना, बंद कर दिया, उसको तो काम मिलेगा, आपको नहीं मिलेगी दूसरी काम वाली, ठीक है ना। ये हमेशा होता है, बराबर। अब दूसरी जब फिर क्या है, मिलेगी तो उससे भी गई गुजरी भी मिल सकती है। तब आप क्या कहते, पहले वाली काम वाली बहुत अच्छी थी। अब वो थी तो तब तुम नहीं कहती थी उस वक्त, ठीक है ना। तो नॉर्मल ऐसा होता है चक्र। तो थोड़ा एडजस्टमेंट इसमें बहुत हेल्प करता है। ये कहते हैं, काम वाले की बात निकली तो बात करें, कि झोंपड़ पट्टियाँ होती है, ठीक है ना। झोंपड़ पट्टी जब आती है हमारे रास्ते में, हमको क्या होता है फीलिंग, ये कैसे ये लोग हैं, क्या एनकरेजमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, क्या गंदगी है। अब मानिए कि झोंपड़ पट्टी वालों को सिलवासा में उठा के दमन में डाल दिया, तो आपको कोई हर्जा नहीं है, आपको काम वाले कहाँ से मिलेंगे, समझ गए ना, ठीक है नहीं है। आपके ज़्यादातर काम वाले कहाँ से आते हैं, झोंपड़ पट्टी में से आते हैं। आपके कारीगर, प्लम्बर, दिस दैट एवरीबडी, आप देखो। तो हम जब सोचते थे हैं, तो जब सुबह में हमारी बात हुई, जो हाथी का एक ही अंग दिखता है ना, ऐसा बस इतना ही दिखाई, झोंपड़ पट्टी खराब है। अरे ये झोंपड़ पट्टी की वजह से तुम्हें कुछ सुख सुविधा मिल रही है, तो तुम उसको जाने दो। तुम कलेक्टर नहीं हो, उसको उठाना बैठना तुम मत सोचो, ठीक है ना। तुमको भी उसका फायदा मिल रहा है। एवरी नेगेटिव, सीमिंगली नेगेटिव थिंग एज ए पॉजिटिव साइड, जो हमें नहीं पता होता है तो ऐसा हो जाता है, राइट। बहिर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अब ये भी एक है, किसी को अपनी भूल दिखती नहीं है, सनातन सत्य है, अपनी भूल नहीं दिखती है। चंद्रकांत जी को कहते हैं ना, आईना साफ करने वाला, आप क्या कहते थे, जिंदगी भर, हाँ ठीक है, हाँ भूल धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता, कि आईना खराब है। अब तो ये बहुत मेरा भी पसंदीदा है, मगर आपकी तरह मैं नहीं कह सकता हूँ मगर ये चीज़ है, हर एक के लिए प्रॉब्लम है, राइट। तो हमारी ज़िंदगी में एक या दो या तीन ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें हमारी गलती दिखाए। अगर कोई गलती दिखाए तो समझना है, उस स्व बचाव करने के बजाय समझना है कि उसको दिखता है, मतलब कुछ है, ठीक है। तो एक चीज़ है, अगर फिर जो हमारा डिफेंसिव ऑफेंसिव की बात आए, तो हमको लगता है कि इसका गलती है, मेरा गलती नहीं है, मेरा समय नहीं है, इसलिए मैं सहन करती हूँ, सहन करता हूँ। तो दादाजी कहते कि सहन मत करो, समझो। सहन करने से तो स्टोर होता है ना अंदर, फिर एक बार स्प्रिंग उछल जाते। ये क्यों हुआ, सोचते वक्त सोचना है, ठीक है ना। तो इससे सोचने में मदद मिलती है। नहीं तो स्टोर होते होते, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है, ऐसे वेन्स में स्टोर होता है। मेमोरी है ना, मेमोरी है। मोबाइल में मेमोरी का इश्यू आपने देखा है ना, मोबाइल में फिर क्या होता है, हैंग हो जाता है, ठीक है ना। स्पेशली रैम, अब अगर रैम हैंग हो गई तो आप मोबाइल को क्या करोगे, तो आप इतने सारे एप्लीकेशन नहीं डालते हो मोबाइल में, ठीक है ना। तो ये सब समझना था। ऐसा हमारी भी मेमोरी हैंग हो जाती है करीब 50, 55, 60 साल में। फिर विचार ऐसे आपका लॉजिकल विचार नहीं आएगा, आप भूल जाओगे। हाँ, ये सब होता है अराउंड 45, 50 मैंने देखा है, ठीक है ना। कई लोगों का इश्यू होता है बिकॉज ऑफ स्टोर्ड हर्ट, ठीक है ना। स्टोर किया है,
कि इसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा किया, तो उसका पनिशमेंट किसको मिलता है? खुद को मिलता है, उसको तो पता भी नहीं हो। तो इसलिए दादाजी कहते हैं कि हर रोज़ शाम है ही उसको पेंसिल रबर लगा के इरेज कर दो भाई। हर रोज़ शाम को अपने आत्मा से कहो कि हो गया, मैं इसे कह दिया भला बुरा, अब मैं उसकी माफ़ी नहीं मांगना है। जिसको आपने भला बुरा कहा उसकी माफ़ी मांगने जाओगे तो आपका कान पकड़ेगा वो, मगर किसको कहना है? अपनी आत्मा को, ठीक है ना? तो इससे बिल्कुल अपना साफ रहता है सब। और ऐसे जो कुछ शारीरिक तकलीफ़ें नहीं होती, नहीं तो ये सब होता है। ये तो आपको पता होगा, कल आपका सेशन भी रखा है, मनोशारीरिक व्याधियाँ, ठीक है ना? आप किसी की सुनते नहीं हो तो धीरे धीरे बहरापन आ जाता है। आप कोई दूसरा व्यू पॉइंट नहीं देखते हो तो गर्दन का दर्द होता है, ऐसे आप नहीं देख सकते हो, ठीक है ना? ऐसे कई चीज़ें हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मगर ये सब है। आप कोई भी पुरानी चीज़ बाहर नहीं फेंक सकती हो। कई लोग होते हैं ना, वो पस्ती वाला आया, बुला लाते, फिर दे नहीं पाते हैं, अरे ये भी काम लगेगा, ये भी काम लगेगा, ये भी काम लगेगा। इन लोगों को समय जाते हुए कब्ज का रोग हो जाता है। देखिए ऐसी चीज़ें हैं, राइट? इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, क्योंकि घर में ऐसे करती है, कुछ निकाल ही नहीं पाती है, राइट? तो इस शरीर के रोग है ज़्यादातर, सब नहीं, ज़्यादातर जो रोग है वो अपने मनोवलन के हिसाब से उत्पन्न होते हैं, राइट? दान, आप लोगों को देखिए, आप जो कर रहे हैं वो दान है, ज्ञान दान, ठीक है ना? बच्चों को पढ़ाना, अक्षर ज्ञान देना, ये सब तो आपका तो जीवन ही दान है, ठीक है ना? अब इसके हिसाब से आपको सैलरी कितनी मिलती है वो अलग चीज़ है। देखिए कि आपने दान किया, अब इसके हिसाब जो दिया हमको तो भी जमा रहता है। मैं क्या कहता चाहता हूँ, आपको जहाँ भी अच्छी सैलरी मिले जाना है, नो इश्यू, मगर जब तक आप हो तब तक उसको भली तरह से निभाना है। मानिए कि मैं मानता हूँ कि मेरी सैलरी 25,000 होनी चाहिए, मगर है 15, और मैंने क्लास लिया, तो मैंने क्लास पर उसकी असर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तब क्या होता है कि वो आपका वो पुण्य में परिवर्तन होता है, क्योंकि आपने 25,000 का काम किया, आपने लिया कितना? 15 लिया या दिया किसी ने। वो आप कंप्लेन मत करो, आप नई जॉब ढूंढो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? ये दुनिया मार्केट है, मार्केट प्लेस है सीधा। तो आपकी डिमांड है तो आपको सैलरी मिलेगी। तो जैसे आपको डिमांड, आपकी डिमांड बढ़े, ऐसी ही आपको क्वालिफिकेशन एक्वायर करना है, समझिए ना? ये दुनिया में आपको ज्ञान के एक टीचर को 50,000 भी मिलता है, एक टीचर को 15 मिलता है, उसको 50 क्यों मिलता है इसकी चिंता करने के बजाय उसमें क्या सीखा है वो मैं सीखूँ तो मुझे भी मिलेगा। वेरी सिंपल। हर एक प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, हम टीचर से इसलिए नहीं, बट फॉर एवरीवन, राइट? ये पूरा नॉलेज इकोनॉमी है। नॉलेज इकोनॉमी, जितना आपका नॉलेज ज़्यादा है और इसकी शॉर्टेज है, ठीक है ना, उसके हिसाब से सैलरी। दुनिया में कोई फीलिंग बिलिंग कुछ होता नहीं है, ये पूरा डिमांड सप्लाई का खेल है, राइट? तो फिर भी अगर आप जो कुछ भी कर सको, आपके प्रोफेशन में तो है, कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए, जो पुण्य कहते हैं उसको। और पुण्य का फल क्या है? आपको जो चाहिए वो मिले, पुण्य के हिसाब से मिलता है। पुण्य मीन्स बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस में आप जो भी चेक लिखोगे, बैलेंस होगा तो पास होगा, बैलेंस नहीं होगा तो नहीं होगा। जब बैलेंस करोगे आप तब पास होगा। वेरी सिंपल, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये समझना है, कुदरत का नियम है, राइट? तो कहीं भी आपको अभी जो मिला है, आप जो कुछ भी मिल रहा है वो पुण्य के हिसाब से पूर्व जन्म का पुण्य है। इसमें आप बढ़ोतरी करते रहना है। जहाँ भी आप
कार्य कर तो वहाँ से भी बहुत कुछ पुण्य होता रहता है, बहुत कुछ स्कोप होता है। केवल पैसे से पुण्य होता तो केवल पैसे वाले ही स्वर्ग में जाते, ठीक है ना। मगर यीशु भगवान ने क्या कहा है कि सुई के छिद्र में से ऊंट जा सकता है, मगर धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकता। ऐसा उन्होंने एक अपेक्षा से कहा है, मतलब कि पैसे से ही पुण्य होता है ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी हो, जो निष्ठा के हिसाब से होता है, राइट। तो ये कुछ भी दान का है। दान का एक कई प्रकार है कि अभय दान, किसी को भयभीत नहीं करना, ये भी एक दान है। अगर कोई भयभीत हुआ है उसका भय कम करना, ये भी एक दान है। फिर ज्ञान दान, जो आप लोग व्यवहार के ज्ञान तो आप दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को कुछ भी सिखाते हो। और ज्ञान के कई प्रकार है भाई, कोई जिसको आत्मज्ञान है आत्मज्ञान देंगे, किसको कोई स्किल का ज्ञान है, जैसे सुबह में वो मैडम आई थी ना कि भाई सिखाती है ना, हुनर सिखाती है। तो ये सब इसके हिसाब से पुण्य। फिर औषध दान, आहार दान है, ठीक है ना। औषध दान है, औषध किसी को बीमार हो औषध दिया, या तो औषध का ज्ञान दिया, ठीक है ना, कि भाई इससे आपका फायदा हो जाएगा, तो भी आपको मिल जाता है सब। और आहार, ठीक है ना, किसी भी एक कीड़ी को इतना करोगे तो कितना, 100 कीड़ी को आप इतना आटा डालो तो 100,000 कीड़ी खाएगी, राइट। तो आहार दान, और इससे पुण्य बंधन होता है। और इसके साथ साथ इसके पैरेलल व्हाट वी हैव टू नो इज कि अगर कोई ऐसा करता है तो इसमें बाधा नहीं डालना है, बाधा नहीं डालना है, नहीं तो आपको वो बाधा उत्पन्न होती है। समझ गए ना। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने कई बार दिया है कि मैं कई बार रविवार दोपहर के बाद ही मैं बीमार होता था। तो 3-4 बार 5 बार हुआ, मैंने पता कि ऐसा क्यों होता है रविवार दोपहर के बाद, ठीक है ना। एक बार तो काली चौदस छोटी दिवाली पर हुआ ऐसा। फिर मुझे पता चला कि मैं एलोपैथी की निंदा करता हूँ, मेरा अवगुण था कि भाई एलोपैथी वाले सब ऐसे हैं वैसे हैं। तो फिर कुदरत क्या कि ठीक है तुम्हें एलोपैथी नहीं मिलेगी, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो आप रविवार को बीमार हो, डॉक्टर कोई क्लिनिक खुला ही नहीं है, दिवाली पर हो, छुट्टी पर चले गए सब। ये दुनिया अपने हिसाब से जो अंतराय कर्म उसको बोलते हैं, राइट। तो इसकी कुछ ऑडियो बुक्स भी है, हमने बनाई है। बहुत आपको लगेगा कैसे कैसे दुख हम खुद इनवाइट करते हैं ऐसे करके, कैसा नहीं करना चाहिए। कोई किसी को दे रहा है, मत दो उसको, फिर आपको जब चाहे कोई नहीं देगा, इसको अंतराय कर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सब विज्ञान है कुदरत का, वो बहुत एक बार ही जानना है। जैसे सुबह में हमारी बात हुई, विज्ञान क्या है, एक बार ही जानना है, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना। हमारा जन्म हुआ तब से कितने लोगों ने हमारे पर उपकार किया है, तब हम यहाँ पर आए हैं। मेरी एक टीचर थी, मेरी मदर की सहेली थी, वैसे बन गई थी। वो मुझे ऐसे उठा के स्कूल में ले जाती थी। मेरी स्कूल एक किलोमीटर दूर थी। जैसे उनका बच्चा है वैसे मुझे ले जाती थी, और नाम भी दर्ज करवा दिया 1 साल पहले। तो मैं 1 साल पहले नौकरी में से भी रिटायर हो गया जल्दी काम खुद ख़त्म हो गया, ठीक है ना। मुझे पता ही नहीं मैं पहली में पढ़ा हूँ, सीधा उसने फिर 1 साल कर दिया वैसा। तो ऐसे टीचर मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। ये उपकार है ना, जो उपकार है, ये जो कृतज्ञता, अभी ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी ये दुनिया में दुख बढ़ रहे हैं, इसका कारण ये भी है कि किसी को अभी क्या है चलन, भविष्य में अगर कोई काम में आने वाला है तो उसके साथ लोग संबंध रखते हैं, और जितना भूतकाल में किया गौन अभी क्या काम में लगने वाला है। आपको एक स्टोरी पता होगी। हाँ, एक मिनिस्टर थे, उनको बहुत
कुत्तों से प्यार था, तो उनका एक चहेता कुत्ता मर गया तो पेपर में छपवाया, छपाते अभी कभी लोग, ठीक है ना, कि मेरा सो एंड सो रॉकी डॉग माय बिलव्ड। तो फिर इसकी शोक सभा हुई, तो हजारों लोग कुत्ते की शोक सभा में आए। देखो, क्योंकि मिनिस्टर साहब है ना, वीडियोग्राफी होती है। 2 साल के बाद मिनिस्टर खुद गुजर गए, कोई नहीं आया। मिनिस्टर की शोक सभा में कोई नहीं आया, उनके कुत्ते की शोक सभा में लोग आए। ये दुनिया है, ये हमें समझना है कि अब गए उसका क्या काम है। अब कुत्ते की शोक सभा में गए तो लोग तो कहते, मिनिस्टर को अच्छा लगता है कि देखो हमारे कुत्ते हमारे शोक में वो सहभागी हुए। तो ये दुनिया ऐसी है, राइट। तो ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड नहीं होने से क्या प्रॉब्लम होता है। हम लोग एक बार शुक्ला साहब और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, कम हो रहा है। देखिए, आप शिक्षक हैं तो आपको ये सब सिखाना है बच्चों को। नहीं होने से क्या होता है, अगर बड़ा हुआ, बड़ा डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, फिर माँ बाप को उसने निकाल दिया फॉर एग्जाम्पल। अब उसका कर्मफल क्या आता है कि उसने क्या किया कि ग्रेटिट्यूड नहीं है और इनग्रेटिट्यूड है, ठीक है ना, उसको ऐसा ये कर दिया। तो अगले जन्म में ही विल बॉर्न एज ए ऑर्फन, उसके माँ बाप उसको छोड़ देंगे, समझ गए, माँ बाप मर जाएंगे, क्योंकि उसने क्या नेचर में डाला है, माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है बेटा, माँ बाप के बिना जिंदगी निकालो, तब पता चलेगा। कुदरत है, आपको पूरा हिसाब देती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल। अब ये बात हम बात करते थे, अब ये बात हुई। अब मुझे वियतनाम में बुद्ध टेम्पल में से हमारे सन के एक दोस्त ने वॉल पिक्चर भेजी, उसमें ये भी था, बोलो। तो बुद्ध भगवान ऑल्सो सेड दिस, वी डिड नॉट नो। शुक्ला साहब, हमें पता नहीं ना बुद्ध भगवान ने कहा था, आपने तो जस्ट सोच के कहा था कि ऐसा होना है, क्योंकि आपको जो नहीं चाहिए नहीं मिलेगा। तो ये सब है, ठीक है ना। तो ग्रेटिट्यूड, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है, और है ही, आदमी को ज़रूरत होती है जन्म से अभी तक, आखिरी सांस तक किसी की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके माँ बाप और गुरु, ठीक है ना। आप गुरु हो, आपके बच्चे कभी आपको नहीं भूलेंगे, तो आपको जितनी बार वो याद करते हैं, आपको शांति मिलती रहती है, अच्छी तरह से याद करते हैं, ठीक है। जगह दुनिया टेलीफोन जैसी है, इंटरनेट जैसी है। देन डिज़ायर, इकोनॉमिक्स का थियरी है ना, मैन इज ए बंडल ऑफ डिज़ायर्स। हर एक मैन और वुमन, ठीक है ना, उसको खोलोगे तो क्या निकलेगा, डिज़ायर 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 डिज़ायर। तो उसको ऑडिट करना है कि भाई डिज़ायर में कितनी वाजबी है, ठीक है ना, क्योंकि वो डिज़ायर के हिसाब से आपको सुख दुख होता है, राइट। और इस डिज़ायर में सोशल मीडिया पेट्रोल डालता है, ठीक है ना, पेट्रोल डालता है। वो आपको पैसा नहीं देता है, फेसबुक वाला एडवर्टाइज के साथ पैसा देता है आपको, कब ये खरीद लो, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो जो डिज़ायर है उसको ऑडिट करते रहना है, नहीं तो दुख ही दुख उत्पन्न होते हैं, राइट। तो ये है, राइट। और इससे कभी कोई डिज़ायर ख़त्म होती नहीं है, कोई भी डिज़ायर। आप आईफोन 15 लाओ, आईफोन 16 निकलेगा ही 12 महीने के बाद, तो आपको लगे यार मेरा पुराना मॉडल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा ये मार्केटिंग वाले आपको कायम दुखी रखते हैं, कायम दुखी रखना ये मार्केटिंग का प्रिंसिपल है, समझ लो आप। आदमी को कायम असंतोष में रखना। मार्केटिंग मैंने किया है, 5 साल मेरी नौकरी बैंक से पहले ये थी। तो लोगों को कायम असंतोषी रखना, उसको संतोष हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा ना, कौन ले गया फिर। तो ये सब चीज़ें हैं, राइट। तो प्योरिफिकेशन ऑफ डिज़ायर,
देन एवर इंक्रीजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो फिर माइंड वीक हो जाता है, सब कभी तो पूरा होने वाला है ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं कि तुम लोन ले लो, ठीक है ना। मैंने मेरी ज़िंदगी में फाइनेंस ही फाइनेंस किया है, मगर हमारे श्रीमती कहती है आप लोन लेके मत आना क्योंकि फिर दूसरे महीने से तनख्वाह कम हो जाती है। वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो एज फार एज पॉसिबल, तो नेसेसिटी है, घर बनाना है, लो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मगर शिमला जाने के लिए लोन लिया, फिर आने के बाद भरना आपको ही है, वो तो 15-20% इंटरेस्ट लेता है, बैंक वाला तो लेगा ना। तो इसलिए हमारे एक बैंक में मेरे एक साहब कहते हैं लोन का क्या मतलब है, न लो, लो न लो, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी किल्लत आ गई ले लो, मगर जनरली डोंट टेक इट, इज ए फ्यूचर मनी। फ्यूचर मनी है ना, तो वर्तमान में शॉर्टेज करता है, राइट। तो एज फार एज पॉसिबल, मैंने क्रेडिट कार्ड बेचे हैं, मैंने लिया नहीं कभी तक, आई टेल यू, ठीक है। तो ये सब देखना है, क्योंकि फिर ब्याज वगैरह में हो जाता है। फिर तो डिज़ायर का है, विज़न ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज़, ये दुनिया हमें, क्योंकि दिमाग में ये सब डिज़ायर सब तूफान चलता है, तो ये दुनिया में कुछ है वो हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। माने कभी आप लंच ले रहे थे, तो बनियन ट्री के नीचे आपने ज़िंदगी में कभी लंच लिया है? कई लोग, कम से कम होगा ना ऐसा है। तो उसको एंजॉय करने के बजाय हम क्या सोचते थे, कल क्या करूँगी, कितने बजे पहुँचेंगे, ठीक है ना। ऐसा दूसरे विचारों में हमारा मन खोया रहता है, इसीलिए दुनिया में जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखती नहीं है, राइट। तो ये है एक विज़न ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया हर एक को जैसी है अच्छी नहीं दिखती है, ब्यूटी दुनिया में है, ये सब नहीं दिखता है। आप डिटेल में पढ़ लेना फिर। ये है अवेयरनेस ऑफ चॉइसलेसनेस, ठीक है ना। हमारा जन्म हो गया तब हमें पता चला, अरे मैं तो जन्म हो गया मेरा, तभी पता चलता है ना। तो कोई आपको पूछता नहीं है, तो ये सब चॉइसलेस ने है। कहीं जहाँ पर चॉइसलेस है, हमारा कोई चॉइस ही नहीं है, उसके बारे में आप समझ लेना कि चॉइस नहीं है, फिर उसके बारे में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दादा भगवान कहते हैं कि जिसका उपाय हो वो दुख है, समझ गए। उपाय है वो दुख है, उपाय नहीं है वो दुख नहीं है। मेरी उंगली कट गई तो दूसरी आने वाली नहीं है, तो वो दुख नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, जिसका उपाय हो करो, नहीं है छोड़ दो उसको, कोई उपाय नहीं, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो चीज़ अपने साथ मर जाए, जिस चीज़ का हमारे नाश के साथ उसका भी नाश हो जाए, उसकी चिंता करना है, ठीक है ना। अगर मेरा अवसान हो जाए तो ये शर्ट नहीं मरने वाला है, बराबर ना, तो चिंता नहीं करनी है उसकी, चला गया है। मेरी अगर अंगूठी है तो निकाल लेंगे, तो अंगूठी गिर गई तो चिंता करना नहीं है। मगर उंगली में दर्द हुआ तो उसका उपाय करो, क्योंकि उंगली आपके साथ जाने वाली है स्मशान तक। जो स्मशान तक जाने वाला है उसकी आप फिक्र करो। ये उनका एक बड़ा, मुझे बहुत उससे फ़ायदा हुआ है। कभी भी आपको नुकसान हो तो कहाँ कि हमारे साथ आने उतने की चिंता करो, बाकी सब रहने वाला है। तो चॉइसलेसनेस बहुत बड़ी चीज़ है। कभी भी आपके विकल्प होता है तो पहले अपने आप को पूछना है कि इसमें कोई चॉइस है, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। हमारे दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना, ये कर्म का सिद्धांत नहीं समझने की वजह से होता है। दादा भगवान का एक रिसर्च है, और आप देख भी सकते हो कि कर्म का फल खुद भगवान देता नहीं है, किसी के मार्फत देता है। जैसे आप
कोई खत लिखो दिल्ली में, तो आप खत जैसे गालिब लिखता है कि यार अब अपने खत को हम ही पहुंचाएंगे क्या। वो गालिब जब खत लिखा तो फिर वो हो लिए और नामावर के साथ साथ वो पोस्टमैन के साथ वो भी चलने लगा खत देने के लिए। ऐसा तो नहीं है। तो खत कौन, खत लिखता कोई है, डिलीवर कोई और करता है। तो इसलिए कर्म का, हमारे कर्म का जो फल है भगवान खुद नहीं देता है, मगर हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनके मार्फत हमें मिलता है। किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है ना, घर में तो होता है ऐसा, आपने उसे कुछ भी नहीं बुरा कहा फिर भी कहता है, तो वो कहाँ से आता है? हमने किसी और को कुछ समय पहले या तो पूर्व जन्म में भी कुछ कहा है, वो यहाँ पर आता है वाया डिलीवरी से। ये बहुत बड़ा नियम है, कुरियर का नियम है, उसको कहते हैं कि जिसको आप दुख देते हो वही आपको दुख नहीं दे सकता, क्योंकि इसे संभव नहीं है। जैसे कि कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला लोगों को डांटता रहता है, तो अगर हमें कोई चांस मिलेगा उसको डांटने का? नहीं मिलेगा, पर उसको ऐसा कोई और मिलेगा, उसका लड़का, उसकी वाइफ, कुछ ना कुछ होगा, समझ लेना। तो डिलीवरी, तो डिलीवर करने वाला अलग होता है ज़्यादातर, कोई बार सेम भी हो सकता है पर ज़्यादातर, और जिसके साथ कर्म हुआ हुए अलग हो सकता है। इसके हिसाब से हम फिर क्या है तो उसके प्रति हमारी दोष दृष्टि नहीं होगी। अभी साइकोलॉजी में भी प्रूव हुआ है कि अदर पर्सन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन अबाउट हिम, द अदर पर्सन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन अबाउट हिम। आप मानोगे कि ये बुरा है तो उसका आपके साथ, केवल आपके साथ बुरा वर्तन होगा। अगर बुरा ही होगा तो सबके साथ बुरा होना चाहिए ना, वो नहीं होता है, राइट। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये इल्यूज़न है, जैसे कि ये मिरर में वो चकली ऐसे चाँद लड़ाती है ना, देखा ना, ऐसा हमें होता है। फिर इम्परमानेंस, ये विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, कितना भी आपको दुख हो परिवर्तन हो जाता है, सुख हो परिवर्तन हो जाता है, नथिंग इज परमानेंट, ठीक है ना। तो ये नियम है। तो हमारा दुख क्या होता है कि ये चला गया, ये मेरा ये हो गया, पर ये कुदरत का नियम है। इम्परमानेंस इज ए फैक्ट ऑफ, इसीलिए दुनिया नई नई लगती है, ठीक है ना, इसलिए पत्ते गिरते नए पत्ते आते हैं, सब ब्यूटी ऐसे है। तो इम्परमानेंस, इसीलिए ये हमेशा याद रखने से, इसलिए दादा भगवान कहते हैं कि जो लोग जिसको सुख कहते हैं वो दो दुख के बीच का रिसेस है। स्कूल में रिसेस होता है ना, तो रिसेस को लोग सुख कहते हैं कि एक्चुअली दो दुख के बीच का समय है वो, राइट। तो ये इम्परमानेंस का सिद्धांत बहुत बड़ा यूज़फुल है। आप कुछ भी नहीं करो, कोई भी दुख हो चला जाएगा, रहने का कोई इंतजाम ही नहीं कुदरत में, सुख भी है, कुछ भी मत करो। ज़्यादातर हम लोग का ये प्रयत्न रहता है कि दुख न आए और सुख चला न जाए, तो ऐसा संभव नहीं। प्रयत्न करो, कोई बात नहीं, दुखी होने की मतलब वजह नहीं, ऐसा कहते हैं। फिर पैटर्न्स, ये दुनिया की डिज़ाइन देखो कितनी मधुर है। एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इट इज़ एस्थेटिकली प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। अब ये जब हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारी नज़र में इसका आनंद नहीं मिलता है, ठीक है ना। जैसे फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज, ये पैटर्न है एक तरह की, ठीक है ना। पहले बैचलर होते हैं, राइट, तब सोचते हैं अब कब शादी हो, हाँ तब मैं सुखी हो जाऊंगी, ठीक है। फिर मैरिज हो गया, हाँ तो खाली नेस्ट, एम्प्टी नेस्ट बोलते हैं उसको, दो ही लोग हैं। फिर बच्चे हुए, फुल नेस्ट, नेक्स्ट फुल अगेन, हाँ दूसरा बच्चा हुआ, फिर क्या होता है एम्प्टी नेस्ट। आप 45-50 के हुए तो बच्चे, जैसे बच्चे, हाँ चिड़ियों के बच्चे दूसरा माला बनाएंगे, ये सब ये है। फिर दो ही लोग रहेंगे, जैसे शुरू किया था दो ही शुरू किया था, फिर ऐसा समय दो ही रहेंगे, और फिर दोनों में से एक तो एक
एक तो जाना है ना, दादा कहते कप रकाबी होता है, एक तो पहले उसका टूटा फूटा होगा ना, टूटने का समय आ जाएगा किसी का। तो ये सब चीज़ें दुनिया में है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, जो है सो है, राइट। तो ये समझना है कि इसके क्या सब समझना है, इसमें कोई और कुछ नहीं करना है, पूजा पाठ कुछ नहीं करना है, समझना है कुदरत के नियम। तो ऐसे इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पीपल और इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ डिज़ायर, तो इन्फिनाइट टाइप्स ऑफ कर्मा, इन्फिनाइट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ कर्मा, इसलिए दुनिया में विविधता रहती है, इसीलिए कोई एक जैसा मिलता नहीं है। तो कई लोग क्या कहते भाई अभी ये चलन हो गया है, कई लोग कहे शादी ही नहीं करनी है। 40% अभी सर्वे हुआ, 40% ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे डोंट वांट टू मैरी अराउंड द वर्ल्ड। से क्या उसको लगे मैं इंडिपेंडेंस हुआ। अरे भाई तुम इंडिपेंडेंस हो गए, फिर भूख तो लगेगी ना, भूख लगे तो खाना चाहिए, रहना चाहिए, तो नौकरी करना पड़ेगा। फिर कोई नौकरी ऐसी है जहाँ पर बॉस नहीं हो, तो फिर डिपेंडेंसी आगे नहीं आ गई। तो दादा भगवान कहते हैं कि मैरिज इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, ये इंटरडिपेंडेंस है, एक को दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए इन टोटल आपको दिक्कत कम होगी। ये ऋषि मुनियों की एक व्यवस्था है, राइट। इसलिए हमारे अंदर केवल हम शरीर नहीं है, शरीर में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अंदर हमारे नए कर्म चार्ज हो रहे हैं, उसको कारण शरीर कहते हैं। ये सब चीज़ें हैं, चक्र है, ये सब है। तो ये सब वैभव है, सॉफ्टवेयर कहते हैं ना जिसको। ये मोबाइल है पर इसमें सॉफ्टवेयर है, वो वर्क करता है ना। इसलिए हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, राइट। अरे ये सॉफ्टवेयर अंदर चार्ज डिस्चार्ज होता रहे, और जो नया चार्जिंग हुआ, नई डिज़ायर्स है, वो चार्जिंग है। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया ना, लड़की का मोटी और छोटी, ऐसा तो चार्जिंग होता है। वो चार्जिंग अगले जन्म में इसके हिसाब से आपको नए सर्कमस्टेंसेस आते हैं, इसके तरफ प्रति ध्यान नहीं जाता है। ये हमारी बात हो गई यूनिकनेस ऑफ एवरीवन। ये नहीं समझने से करीब 60-70% हमारे दुख ये है, हर एक व्यक्ति अलग है। आप देखो, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे सरू रांगणेकर, जिसको हम लोग पढ़ते थे। उनके पास, और तो 50 साल पहले की बात है, 3-4 लेडी गई कि जेंडर इनइक्वालिटी है, इश्यू है ना, जेंडर इनइक्वालिटी, ऐसा क्यों है, मैनेजमेंट में भी ऐसा क्यों है, आपको लेडी मैनेजर ज़्यादा नहीं मिलती है, वगैरह वगैरह। तो कंप्लेन। तो 4 लेडी थी, उनको पूछा उन्होंने कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा से नाटा है या ऊंचा है? तो क्या जवाब मिला होगा? तो क्या क्यों ऐसा ढूंढा? आप ही खुद इनइक्वालिटी को मानती हो ना, खुद आप ही ऐसा वर्ग ढूंढती हो जो आपसे आगे हो, फिर कंप्लेन करती हो कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो तुम कैसे ढूंढते क्यों हो, राइट? ऐसा कुछ इक्वल ऐसा है नहीं, दोनों इक्वल है और दोनों में अलग अलग गुण है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, राइट। मगर ऐसे ख्याल वेस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड से आते हैं, हम लोग एडॉप्ट कर देते हैं। अब वहाँ तो इतना प्रॉब्लम है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, इतना सारा प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ मैरिज नाम की संस्था का भी प्रॉब्लम है, पूरा कमर्शियलाइजेशन, ठीक है ना। और पूरा ऐसा करेंगे कि जहाँ पर जाके कॉस्मेटिक का मैंने एग्जांपल देखा, तो कश्मीर में भी कॉस्मेटिक्स बिकता है, कश्मीर वाले भी और ज़्यादा ग्लोस, अब वह है ही नेचुरली, फिर भी थ्रू मार्केटिंग दे विल क्रिएट ए डिज़ायर, तो उनका माल बिकेगा, ठीक है ना। ऐसा सब कॉमर्शियली होता है कि लोगों की जनरल बिलीफ कैसे बदलना, जैसे हमारा मार्केट हो। इसके बारे में
इन्होंने कहा था कि भाई ये सब ऐसा दुनिया में सोच, ऐसे पिक्चर बनाए जाते हैं हॉलीवुड में, तो धीरे धीरे लोगों को ऐसा चले कि नहीं यही जीवन है, ऐसा ही होना चाहिए। बराबर। अरे वसंत भाई ने एक एग्जाम्पल दिया था जीन्स का, ठीक है। ये बोलते हैं कि हमारा कोई एम्प्लॉय जीन्स पहन के आता है तो हम उसको निकाल देते हैं, हमारी फ्रेंचाइजी विड्रॉन कर देती है कंपनी। अब जीन्स अमेरिका से आया है, देखो वहाँ पर ये हाल है, और यहाँ क्या है, सब लोग जीन्स पहनते हैं, लेडीज भी पहनेगी, फटे जीन्स भी ज़्यादा कीमत में बिकते हैं, ये सब मार्केटिंग है, राइट। तो ऐसा इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना चाहिए, राइट। तो कई चीज़ें आपको, कई बिलीफ आपको केवल मार्केटिंग के हेतु से परोसी जाती है, तो आपको ग्रहण करना न करना, आपको विवेक बुद्धि रखना है। फूड वेरी सिंपल, कई चीज़ें हम फूड पर ध्यान नहीं देने की वजह से, ठीक है ना। आज पेट्रोल गाड़ी, उसमें अगर आप डीजल डालोगे क्या होगा, तो ये सब है। तो अपने एनर्जी लेवल का ख्याल रखना है, और खाने पीने में जैसा सोर्स आपको डिसाइड करना है कि इट शुड बी हेल्दी फूड, बाकी उसका आपका विचारों पर, कार्यक्षमता पर, सभी जगह पर असर होता है। ये इंडिपेंडेंस की बात हो गई। कंटिन्यूअस लर्निंग, ये भी बात हो गई। आए ज़माने में हमेशा आदमी क्या लड़ी, किसी को भी नया नया सीखने की ज़रूरत है, नहीं तो जॉब मार्केट में से हम लोग विड्रॉ हो जाएंगे, ये चीज़ है। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम का इश्यू रहता है, आपको पता है, सबको होता है ना। तो टाइम मैनेजमेंट भी क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अर्जेंट है, वो देखना है। कई चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती है, अर्जेंट लगती है, तो ये सब सोचकर डिसाइड करना है। एनर्जी लेवल, हर एक कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की क्वालिटी की एनर्जी की ज़रूरत है। लेबर को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, इससे बजाय टीचर को डिफरेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। इसके बजाय कोई मैनेजर है, उसको डिफरेंट एनर्जी की ज़रूरत है, ये कहते हैं। तो इसके हिसाब से उसका फूड वगैरह होना चाहिए। अपने फूड का हमें खुद डिसीजन लेना है, राइट। तो ये विवाह, मैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टियों में आप देखेंगे तो विरुद्ध स्वभाव के लोग का ही मैरिज होता है। आप देखना, ये नियम है। विरुद्ध स्वभाव है तभी आपको उसके पर अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये नियम है कुदरत का। क्यों नियम है कि दोनों में अलग अलग गुण है, कुल मिला के डबल गुण हो गए तो उसका घर चलेगा, समझ गए ना। एक मानिए कि उड़ाऊ है तो एक वो करकसर वाले होगी, तो घर चलेगा ना। तो कुदरती है, ऐसे ही आकर्षण होता है, ऐसे मैरिज होता है। मैरिज होने के बाद एक दूसरे को एक दूसरे जैसे बनाने का प्रयत्न करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 साल तक प्रयत्न करते हैं, जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। वो किया इसलिए 14 साल में कई मतभेद हो जाते हैं। वो यूनिक था, डिफरेंट था आपसे, इसीलिए आपने शादी की है, और वो ऐसा रहेगा तभी आपको आनंद आएगा। आप उसको चेंज करने में 13-14 साल बिगाड़ोगे, कुछ होगा, या तो गलत तरीके से होगा, क्या तो रिएक्शन आएगा, ठीक है ना, और कुछ हमारे एक्स्ट्रा दिक्कतें भुगतनी पड़ेगी। तो ये दादा का रिसर्च है। ऐसा कभी कभी ऑफिस में भी होता है कि डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पीपल दे गैदर इन द सेम सो दैट द इंस्टीट्यूशन कैन रन। ऐसे घर में भी ऐसा होता है। तो यू एन्जॉय द डाइवर्सिटी रादर देन कंप्लेनिंग, ठीक है ना। तो कहते काउंटर बैलेंस है, ये दूसरी तरह से काउंटर बैलेंस है कि एक में जो नहीं है, एक बातों नहीं है तो एक शांत होगा, ठीक है। एक थोड़ा बीमार रहता है तो एक बैली हेल्दी रहेगा। ऐसा सब कुदरती बैलेंस है, समझ लो। एक ब्रिलियंट होगा इंटेलेक्चुअली,
मगर फिजिकली वीक होगा। तो उसकी औरत फिजिकली स्ट्रांग होगी, इंटेलेक्चुअली थोड़ी वीक होगी, कोई बात नहीं, मगर चलता है ना। तो लाइक दैट एन्जॉय द डाइवर्सिटी, राइट। कुदरत ने आपको हेल्प किया है रादर। हमारी शादी हुई तो दूसरे दिन ये कहेगी चाय 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 बना के लाती है हमारी श्रीमती, यहाँ पर ही है। मैंने कहा मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, मेरी माता जी ने मुझे चाय पिलाई नहीं, तो मुझे थोपना है इन पर कि आप भी चाय मत पियो? नहीं थोपना है, ठीक है ना। तो चाय के लिए घर में झगड़ा नहीं करना है, कोई भी चीज़ में, ठीक है ना। वो चीज़ के चाय के लिए हमारा घर संसार की हमने डिस्टर्ब करना है। चाय को हमारी रिश्तेदार नहीं है तो मैं उनको चाय के बारे में लेक्चर दूँ? 50 साल हुए, 50 साल वो चाय पीती है, मैं नहीं पीता हूँ, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, समझ लो आप, ठीक है। तो नथिंग इज़ बैड, नथिंग इज़ गुड। क्योंकि मैं ना ही चाय पीता हूँ तो इसलिए पूरा मुझे कोई अधिकार नहीं कि दूसरा चाय पीता है तो उसको वो करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि डिस्टेंस फैमिली में भी, हस्बैंड वाइफ में स्पेस देना है, एक दूसरे को जगह देना है। जगह नहीं देने की वजह से ज़्यादातर झगड़े होते हैं। अति परिचय, अतिशय, इससे होता है। हर इसको अपना अपना जगह देनी, स्पेस देनी चाहिए। जैसे एक दो पौधे लगाते हो आप, तो पौधों के बीच में डिस्टेंस नहीं होता है तो क्या होता है, फिर दोनों वीक हो जाते हैं। तो हर एक को अपनी स्पेस देनी चाहिए। मैं इसका एक पोएम रख दूंगा ग्रुप में। एज क्रोनोलॉजिकल बायोलॉजिकल। आपने वसंत भाई को देखा, इनका 90 साल की उम्र है, आपको पता चलता है, ठीक है ना। तो उनकी बायोलॉजिकल एज कम है। बायोलॉजिकल उनके अगर हार्ट फेफड़े सब तपास की जाए तो 60 साल के होंगे, और क्रोनोलॉजिकल है 90 है। तो ऐसा हो सकता है, प्रॉपर तरीके से जीने से हम में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो एंटी एजिंग की केवल बाहरी दवाइयाँ लेने से, बाहर दिखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा आपको होना चाहिए, वो संभव है। कर्म का नियम हो गया हमारी बात। नियम है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। कर्म का नियम है क्योंकि कुदरत निष्पक्षपाती है, इसलिए कर्म का नियम है ना। नहीं तो फिर एक चोरी करके जीता है और एक हार्ड वर्क के जीता है तो दोनों को कोई फल ही नहीं मिला ना। तो कुदरत में ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ लिमिट्स, वो भी इम्परमानेंस में आ गया कि कोई भी चीज़ बढ़ती बढ़ती फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर बढ़ेगी। जैसे दरिया का पानी, जिंदगी के कोई भी चीज़, आपको बुखार आया हो, दुख आया हो, कुछ भी आया हो, आपको रोना आया हो, तो आप रो नहीं सकते। 30 मिनट रोगे, 40 मिनट रोगे, 50 मिनट रोगे, कितना रोगे, फिर बंद होता ही नहीं होता है। तो एनीथिंग, हाँ, इसका लिमिट है। कुदरत का ही कृपा है, नहीं तो आदमी मर जाएगा फिर। तो हर एक चीज़ लिमिट के बाहर बढ़ती नहीं है, लिमिट के बाहर घटती नहीं है। वेल्थ, आपको तो ये कहने की ज़रूरत नहीं, चोरी करके खाना नहीं, मगर काम चोरी भी चोरी है। हमारे दादाजी ने हमें सिखाया था कि भाई काम चोरी नहीं करना। मैं जब मेरी पहली जॉब में मिली तो मैं निकला जब, तो कहते थे बेटा रिश्वत मत लेना, ठीक है। मैंने कहा हाँ दादाजी नहीं लेंगे। फिर 3 महीने बाद वापस आए तो बेटा रिश्वत लेता है? मैंने कहा नहीं दादाजी नहीं लेते हैं। काम चोरी करता है? मैंने कहा हाँ वो तो करता हूँ। ठीक है, कॉलेज से पहले गए तो क्या है तो नहीं वो भी रिश्वत है कहते हैं, ठीक है ना। आपको सुपरवाइजर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो लाइक दैट, तो उससे हमारी लक्ष्मी है, जो भी हमारे पास है, दुख कम आएंगे, दुख कम आएंगे तो खर्चा कम होगा। तो वही वेल्थ आपको सुख शांति प्रदान करेगी। और ये भी बात हुई कॉम्प्लीमेंटरी नेचर ऑफ ऑफिस में भी ऐसा होता है, समझ लो आप कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कोई संस्कृत में एक्सेंट है, कोई इंग्लिश में है, कुछ में है, तो सबका
मिलन होके स्कूल चलता है, राइट, कोई भी इंस्टीट्यूशन में। ये तो हमें पता है, सब बात हो गई, आपको आपने सब लिख के भी दिया। तो अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग में ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी। मैं ज़्यादा आपको बात नहीं करता हूँ, समय हो गया हमारा, मगर ये बुक आप पढ़ लेंगे, आप टीचर्स हैं, आपको ज़्यादा कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। थैंक यू वेरी मच। चंद्रकांत जी, आई हैव ट्रांसग्रेस द टाइम लिमिट, ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप अनाउंस करो जो भी है, आप पढ़िएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, आपको पढ़िएगा, और आगे आपको कुछ भी समझ की ज़रूरत है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। वेरी सिंपल है सब, राइट, कोई भी भाषा में। इवन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग साउथ इंडिया से है, तो यहाँ कुछ हमारे पास पंजाबी बुक्स भी है, मलयालम है, एक कन्नड़ बुक भी है, ठीक है, वो भी आप अगर काउंटर पर कहोगे तो कुछ न कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। जर्मन बुक भी है, मगर यहाँ जर्मन कोई है नहीं। थैंक यू। Thank you very much, Lala sir. And all these secrets of holistic living, if we observe in our life, I believe my life has been changed, and so I expect from it is for entire humanity. Holistic science research, this holistic science is for entire humanity, irrespective of caste, creed, religion or whatsoever. अब बहुत देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, हमने आपके लिए एक एक्टिविटी प्लान की है, आपको बहुत आनंद आएगा गेम खेलने में। हम पहले ग्रुप बना लेते हैं और बाद में आपको 10 मिनट का ब्रेक दे देंगे। फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप ग्रुप ए बी सी, ठीक है, 3 ग्रुप बनेंगे। हाँ, एक मिनट से मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दूँ। तो ग्रुप ए आप बनाओगे ना, उनके लिए एक्टिविटीज़ होंगी लाइब्रेरी में। ग्रुप बी हमारे मेन हॉल में या वटवृक्ष के पास, और ग्रुप सी वो रहेंगे ग्राउंड पर एंट्रेंस के पास। तो एक ग्रुप में 20 टीचर्स रहेंगे, ठीक है सर, 20 सफिशिएंट है। 1 2 3। अब आगे की कार्रवाई, स्वागत कीजिए संदीप भाई पांडे साहब के लिए। थैंक यू, थैंक यू। 10 मिनट का ब्रेक दे देना, ओके। तो पानी पी सके, वॉशरूम जा सके, ठीक है? ओके। गेम में इंटरेस्ट किसको है, हाथ ऊंचा करें। इंटरेस्टेड कोई नहीं, वाह, ओके, ठीक है। आपको 1 2 3 तक बोलना है। मैडम आप आएंगे? नहीं, आप देखिए, बहुत मज़ा आएगा। 1 2 3 पे कट होगा, फिर 1 2 3 ऐसा गणना करना है, ठीक है, और अपने अपने नंबर ध्यान में रखना है, ठीक है। बोलिए मैम। हाँ, आप लो। नहीं, 1 हो गया ना सर। 2 1 बोलो, 2 3 मैम पीछे, मैडम आप। टू 3 2 3 1। मैम मैम पीछे। मैम इधर 3 अभी 1 2 3 हमारे पास 1 एक टीम होगी, 2 एक टीम होगी, 3 एक टीम होगी, राइट। सभी जगह से चेंज हो जाएगा। हमारा जो
हम जो करने वाले हैं सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, ठीक है। तो हम इन्हीं 3 नामों में अपनी टीमों को डिवाइड करेंगे। पहली टीम होगी 1 नंबर सत, दूसरा नंबर चित और तीसरा नंबर आनंद। तो अपनी अपनी टीमों पे ध्यान देना है, सत, चित और आनंद। 1 नंबर वाली टीम सत, जिसके 1 आए हैं वो सत नाम की टीम है जो हॉल में जाएगी, दूसरा लाइब्रेरी में, दूसरा चित जो यहाँ रहेगी और आनंद बाहर रहेगी, ठीक है। तो हमको आनंद ही आनंद करना है, ओके। सच्चित आनंद गेम करना है, हाँ हाँ बाहर। तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आराम से पानी वानी पीजिए। सत, चित, आनंद 3 ग्रुप बन गए हमारे, ठीक से बन गए। अब सत के लिए ट्रेनर कौन रहेंगे, उनका परिचय करा लीजिए आप। सत ये जो ग्रुप है वो श्री, हाँ मैम के साथ अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनमबेन चौधरी, रहने का चलथाम। हम राष्ट्र सेविका समिति से हैं और सूरत जिला शारीरिक प्रमुख की जवाबदारी है। हम RSS से 9 साल से जुड़े हैं। तो सत टीम इनके साथ जाएगी। अब चित टीम, चित टीम, हाँ नंबर 2 चित, हाँ महेश भाई पटेल, रामकृष्ण विद्या संकुल मेरा है खुद का, मैं ट्रस्टी हूँ और RSS में मैं नगर कार्यवाह हूँ। नहीं सर आनंद टीम मेरे साथ रहेगी। संदीप लक्ष्मीकांत पांडे, कामरेज में ही रहना है और मैं RSS से 2014 से जुड़ा हूँ। शारीरिक और बौद्धिक प्रमुख की जवाबदारी मैंने तालुका लेवल पे निभाई है। यहाँ पे प्रेजेंट में मैं RSS में कोई जवाबदारी में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाहर जॉब कर रहा था तो समय नहीं दे पा रहा था, ठीक है। अभी हम ये जो 3 टीमें बनी हैं उसमें आनंद लेंगे, ठीक है। आपको 5-10 मिनट जो भी है, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए आप और फिर यहाँ इकट्ठे हो जाइए।